हे गाइस वेलकम बैक। अब ये वाले वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इफ एज एन इन्वेस्टर इफ यू वांट टू टेक एक्सपोजर टू द गोल्ड थीम, मतलब जो करंटली गोल्ड का कंजम्पशन बढ़ रहा है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हाउ एज एन इन्वेस्टर यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ दैट। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या तरीके हैं दैट यू कैन लेवरेज। तो आज इन पॉइंट्स में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम वेज को भी देखेंगे एंड क्या हम लोग इनडायरेक्टली इक्विटी रूट के थ्रू इस गोल्ड थीम को प्ले कर सकते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर अवेलेबल एज एन ऑप्शन। तो आज हम उन पॉइंट पे डिस्कशन भी करेंगे एंड हम लोग एक कंपनी पे स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड। इसके बिजनेस मॉडल को देखने वाले हैं। इनके लिए क्वार्टर 2 जो गया है वो रिसेंटली कैसा गया था, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनका फ्यूचर ग्रोथ का आउटलुक क्या है, गाइडेंस क्या दिया है मैनेजमेंट ने, इन सारे पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले देखते हैं कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू एज एन इन्वेस्टर इफ यू वांट टू अलोकेट सम पार्ट ऑफ योर मनी टू गोल्ड। तो पहला तो है कि आप फिजिकल गोल्ड बाय कर लो। मतलब क्या है, आप गोल्ड कॉइन्स बाय कर सकते हो या फिर बार्स या फिर फिजिकल ज्वेलरी बाय कर सकते हो। बट इफ यू आस्क मी, गोल्ड ज्वेलरी और बार्स और कॉइन्स एज एन इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी बैड ऑप्शन, बिकॉज इसमें होता क्या है, एक तो उसमें मेकिंग चार्जेस इन्वॉल्व होंगे विच इज एन ओवरहेड। सेकेंडली, आप फिजिकल गोल्ड बाय करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। आप घर पे स्टोर कर सकते हो या फिर बैंक लॉकर में, तो एक एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। घर में रखते हो तो देयर इज ऑब्वियस कंसर्न की सिक्योरिटी एक हैसल होता है। तो दिस ऑप्शन इज ऑलवेज वेरी ट्रिकी। सेकंड ऑप्शन इज कि आप जो एसजीबीस है, गवर्नमेंट के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, आप वो खरीद सकते हो। उसमें आई थिंक आपको एडिशनली ऑन ईयरली बेसिस 2.5% का एक इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। बट आई थिंक गवर्नमेंट हैज स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग न्यूअर ट्रांचेस ऑफ दिस एसजीबीस, बट एक्जिस्टिंग में आप तो ऑब्वियसली बाय कर सकते हो फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। देन थर्ड ऑप्शन है जो डिजिटल गोल्ड करंटली अवेलेबल है ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। एक सेफ गोल्ड करके है, आपको आई थिंक फोन पे, पेटीएम वगैरह पे भी मिल जाएगा। बट उसमें भी दिक्कत है, आपको डिलीवरी के लिए चार्जेस लगते हैं, एक मिंटिंग चार्जेस। इफ यू आर बाइंग सम डिजिटल गोल्ड एंड आपको अगर डिलीवरी चाहिए उसका फिजिकली, तो आपको एक मिंटिंग चार्ज देना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ तो एडिशनल ओवरहेड्स रहेंगी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू फिजिकल गोल्ड। तो ये एक इसके साथ दिक्कत है। अब फोर्थ ऑप्शन है क्या, इक्विटी थ्रू के थ्रू व्हाट काइंड ऑफ कंपनी दैट यू कैन इन्वेस्ट अगर इफ यू वांट टू प्ले गोल्ड थीम। तो पहला सेट ऑफ कंपनीज है जो गोल्ड लोन्स देती है, मतलब जैसे मन्नापुरम फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, जो इसेंशियली क्या करती है, अगर किसी कस्टमर के पास गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसके अगेंस्ट उसको एक गोल्ड लोन देती है। तो अगर वो कस्टमर पर्सनल लोन लेने जाएगा कुछ रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसको हायर इंटरेस्ट रेट बेयर करना पड़ेगा, राइट। बट अगर वो अपने लोन को एज ए कोलैटरल रखती है इस गोल्ड कंपनी के पास, तो उसको लोअर रेट में इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा एंड वो अपना जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे बिजनेस करना है, कुछ घर का रिनोवेशन करना है, जो भी पर्पज है उसको फुलफिल कर सकता है एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। तो जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, कस्टमर को उस गोल्ड के अगेंस्ट ज्यादा लोन मिलता है, बिकॉज जो लोन मिलता है वो अगेंस्ट वैल्यू ऑफ द गोल्ड होता है, राइट। तो करंटली आरबीआई मैंडेट्स कि आप मैक्सिमम 80% लोन दे सकते हो, तो दैट इज व्हाट कस्टमर कैन गेट। और जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे उसको ज्यादा लोन मिलेगा। तो इसेंशियली कस्टमर बेनिफिट्स। अब कंपनीज को कैसे फायदा होता है, जैसे गोल्ड प्राइसेस अप्रिशिएट होते हैं, जो ये लोन देने वाली जो कंपनीज है गोल्ड के अगेंस्ट ज्यादा लोन दे सकती है, तो इनके लिए एयूएम बढ़ेगा, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बढ़ेगा, ये ज्यादा लोन डिसबर्स कर सकती है। तो कंपनीज को भी फायदा मिलता है एंड ये जो एक रेशियो मेंटेन करते हैं, लोन टू वैल्यू रेशियो, एलटीवी बोलते हैं इसको, ये भी इंप्रूव होगा बिकॉज जो आपने लोन दिया है, क्योंकि अभी गोल्ड जो डिनोमिनेटर है गोल्ड का ही प्राइस है वो बढ़ गया है, तो आपका रेशियो इंप्रूव हो गया। तो करंट जो एक्जिस्टिंग कस्टमर है आप उनको टॉप अप लोन भी दे सकते हो। तो इसेंशियली इनके लिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए स्कोप बढ़ जाता है। तो दिस इज हाउ लोन जो देने वाली कंपनी है उनको फायदा होता है। जो सेकंड रूट है, जो सेकंड सेट ऑफ कंपनीज है जिसके थ्रू आप ये थीम प्ले कर सकते हो, वो है गोल्ड ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी, मतलब सेमको हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया। जैसे गोल्ड का कंजम्पशन बढ़ेगा, जो फेस्टिव पीरियड है या फिर मैरिज सीजन है, तो इसमें जनरली जो कंजम्पशन होता है वो बढ़ता है एंड ये ज्वेलरी कंपनीज होती है, डिमांड को केटर करती है, तो इनके लिए बिजनेस बढ़ता है। तो अगर वहां पे अगर आपको कंजम्पशन बढ़ रहा है तो ये कंपनीज को फायदा होता है। तो दिस इज द सेकंड वे जिसके थ्रू आप बेनिफिट ले सकते हो एंड इसेंशियली इज द इनडायरेक्ट वे टू टेक एन एक्सपोजर टू द गोल्ड थीम। ये सेकंड है। एंड देन थर्ड रूट जो है, आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं स्काई गोल्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है। मतलब अगर हम लोग अगर एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन तो नहीं होगा, बट अगर एनोलॉजी की तरफ जैसे देखें तो दिस इज लाइक अ डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो एक इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली कंपनी है। मतलब डिफरेंट जो ओईएम्स है, सैमसंग हो गया या फिर फोन बनाने वाली जो लिनो वगैरह सब कंपनीज है, इन सब के लिए ये अपने जो इन हाउस इनका प्रोडक्शन होता है डिक्सन खुद बनाती है और फिर बाकी सब कंपनीज अपना ठप्पा लगाती है, राइट। तो सिमिलरली, वेरी सिमिलर वे, सेफ गोल्ड क्या करती है, जो भी इनके क्लाइंट टेल्स है B2B साइड में, इनके लिए ये अपने मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज है वहां पे इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करके, उनको कस्टमाइज जैसे सोल्यूशन चाहिए वैसे डिजाइन करके, जो भी पैटर्न चाहिए वो सब बना के मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करती है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है, B2B में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना गोल्ड ज्वेलरीज का। अब ये कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में इसका बिजनेस शुरू हुआ था एज अ वेरी स्मॉल प्राइवेट फर्म। देन इन्होंने 2018 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एनएससी के एमएसएमई जो एसएमई सेगमेंट होता है वहां पे इनका लिस्टिंग हुआ और अभी 2023 में ये माइग्रेट हो गए फ्रॉम एमएसएमई जो एसएमई सेगमेंट है वहां से द मेन बोर्ड एक्सचेंज जो अपना एनएससी का या फिर बीएससी का है। तो इसके लिए क्राइटेरिया होता है, अगर इफ यू थिंक कि भाई होता क्या है जो एसएमई कंपनीज होती है उनका आगे चल के क्या होता है, तो वंस देयर कैपिटल बेस ग्रोज और जैसे इनका मार्केट कैप 25 करोड़ को क्रॉस करेगा, तो दे कैन अप्लाई फॉर मूविंग टू द मेन बोर्ड एक्सचेंजेस, जैसे अपना बीएससी और एनएससी है।
तो ये इनका 2023 में ये मेन बोर्ड पे आ गए एंड कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मतलब इनके लिए जो ग्रोथ है वो काफी बढ़िया आ रही है रिसेंट क्वार्टर्स में, और आगे चल के भी इनके लिए जो ग्रोथ का पूरा पाथ है वो काफी लंबा है, काफी ग्रोथ आगे भी इनको आ सकती है एंड दैट्स व्हाई आई थॉट चलो इसको भी कवर करना सेंस बनता है। तो अगर इस क्वार्टर में अगर देखें तो अगर पहले चलो बिजनेस मॉडल बात कर लेते हैं, तो इनके अब जैसे मैंने बोला B2B साइड में ये तो ज्वेलरी बनाने का काम करती है, डिजाइन वगैरह खुद करती है, इनके पास एक अच्छा खासा जो कारीगर होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, उनका एक इन हाउस बेस है, डिजाइन टीम है इनकी एंड इनका एक एम्प्लॉय बेस भी है। आई थिंक FY24 के एंड तक इनके अराउंड 550 एम्प्लॉयज थे, जो अभी Q2 में 800 पे पहुंच गए हैं। तो इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी किया है, तो वहां से भी कुछ एम्प्लॉय आए और इन्होंने कुछ हायरिंग भी किया है, तो इनके पास अपना एक एम्प्लॉय बेस है। इसके अलावा इनको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पूरी मशीनरी लगती है, ये इन्होंने एक स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी इंपोर्ट की है फ्रॉम इटली, जर्मनी एंड USA। तो इनकी नवी मुंबई में अराउंड 81,000 स्क्वायर फीट की एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां से ये पूरे जो अपने कस्टमर बेस है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो दिस फैसिलिटी इज करंटली जस्ट ऑपरेटिंग एट अराउंड 44% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज ऑफ Q2। तो बहुत सारा कैपेसिटी अभी तक ये अंडर यूटिलाइज है, जो रैंप अप ये करके अपने बिजनेस को आने वाले नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं बेस्ड ऑन करंट कैपेसिटी दैट दे हैव। तो ये इनका एसेंशियली, अब ये इनको अगर रेवेन्यू देखे कैसे आता है तो इनके दो तरीके हैं। अब होता क्या है, जैसे जब मैंने इनके कॉन कॉल के थ्रू आई वाज गोइंग थ्रू देयर कॉन कॉल्स, तो इन्होंने दो तरीके के स्ट्रीम्स की बात की। अब इन्होंने इस क्वार्टर में जो दो क्लाइंट्स को नए से ऐड किया, उनका नाम अगर बताओ तो कैरेट लेन है, जो इन्होंने इस क्वार्टर में ऐड किया है, जो टाइटन की सब्सिडरी है, और दूसरा है PNG, जो रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था PNG गार्गी का। तो इन दो क्वार्टर क्लाइंट्स को इन्होंने ऐड किया और दोनों एक डिफरेंट तरह के रेवेन्यू इनको जनरेट करते हैं। अगर कैरेट लेन की बात करें तो इस क्वार्टर में जो इन्होंने ऐड किया है, इस कैरेट लेन क्लाइंट के लिए क्या करने वाले हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। मतलब उसके लिए ये जो इनको रेवेन्यू आएगा वो सिर्फ मेकिंग चार्ज वाला रेवेन्यू होगा। जो इसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा, बुलियन लगेगा, गोल्ड लगेगा, ये कैरेट लेन खुद देगी। तो इसमें बेनिफिट जो स्काई गोल्ड को मिलता है, इसको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, गोल्ड खरीदना वगैरह, ये सब हासिल इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है फॉर स्काई गोल्ड, बिकॉज इसको जो रॉ मटेरियल वो तो कैरेट लेन देगा, इसको सिर्फ उसको डिजाइन करके मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो इसके इसेंशियली मार्जिन में ऐड होगा। तो ये एक तरीका है जो जिसमें जो कैपिटल लगने वाला है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो चलो क्लाइंट ही कर रहा है एंड देन इनको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना है, मेकिंग चार्ज इनको मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है। अब जो PNG गार्गी इन्होंने एज ए क्लाइंट ऐड किया है, वो क्या करता है, ये इनका कहना है कि भाई तुम पूरा जो लगने वाला बुलियन है, रॉ मटेरियल, वो भी तुम ही खरीदो, मैन्युफैक्चरिंग भी तुम ही करो, हम मे बी आपको गाइड करेंगे किस तरह के डिजाइन हमको चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग आपको ही करना है, डिलीवर भी आपको ही करना है। तो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है, फिर इस केस में ये जो स्काई गोल्ड कंपनी वही खुद करेगी। तो इसमें फिर एडिशनल इनको एक तो मेकिंग चार्जेस मिलेगा। अब गोल्ड का वैल्यू भले ऊपर नीचे जाए, इसमें स्काई गोल्ड को ऐसा कुछ बेनिफिट या नुकसान नहीं होता है, बिकॉज ये अपनी जो इन्वेंट्री होती है उसको पूरी तरह से हेज करके रखते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो अब इनको बेनिफिट कैसे मिलता है, अगर सपोज गोल्ड प्राइसेस अप्रिशिएट होते हैं, अगर गोल्ड प्राइसेस अप्रिशिएट होंगे तो इनके जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, जो इनका मेन रेवेन्यू सेक्टर ड्राइवर है, जहां से इनको मतलब ऑलमोस्ट पूरा रेवेन्यू आता है, वो ऊपर जाता है, बिकॉज मेकिंग चार्ज ये लेते हैं परसेंटेज ऑफ द गोल्ड वैल्यू। तो अगर गोल्ड प्राइस ऊपर जाएंगे तो इनका परसेंटेज ऑफ द गोल्ड प्राइस ऊपर जाएगा, तो इनको जो मेकिंग चार्ज मिल रहा है वो बढ़ेगा। तो इस वजह से जब गोल्ड प्राइस ऊपर जाती है इनको बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज हाउ आई मीन स्काई गोल्ड बेनिफिट्स अगर गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अगर इनके बात करें इस क्वार्टर के नंबर्स की, तो इनका रेवेन्यू आया था इस क्वार्टर में 768 करोड़, जो 94% से बढ़ा था। एबिटा आया था 39 करोड़, जो 154% से बढ़ा था। पैट आया था 37 करोड़, जो 405% से जंप हुआ था। एबिटा मार्जिन एट 5% एंड पैट मार्जिन एट 4.8%, और दोनों मार्जिन में एबिटा में 110 बेसिस पॉइंट की जंप थी एंड जो पैट मार्जिन से वो 300 बेसिस पॉइंट से बढ़े थे। तो इनके जो नंबर्स थे वो काफी अच्छे थे। अब इस क्वार्टर में इसेंशियली इनको जो फेस्टिवल पीरियड है उसका भी टेलविंड मिलता है, बिकॉज एक तो दिवाली हो गया या फिर ये जो फेस्टिवल पीरियड में उसका एक नेचुरल सा टेलविंड आता है। एडिशनली क्योंकि अब ये मैरिज सीजन भी स्टार्ट हो गया है, तो उसका भी डिमांड थोड़ा सा अर्लियर से स्टार्ट हो जाता है, तो Q2 में उसका थोड़ा पार्शियली इंपैक्ट आता है एंड देन Q2 एंड Q3। तो मेजरली यहाँ पे इनका ये जो Q2 Q3 है, यहाँ पे इनके लिए मेजर रेवेन्यू आता है, तो विच इज द पीरियड करंटली वी आर गोइंग थ्रू। तो इस क्वार्टर के नंबर तो चलो बहुत ही अच्छे थे इनके, बट इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो इनके मार्जिन्स जो शूट अप हुए हैं, इसके पीछे एक और एक वजह थी। तो इनको एक एडिशनल एक अदर इनकम मिला है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा एडिशनल पुश मिला है। तो इन्होंने जो इनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट थे, इनके पास आई थिंक TCS एंड HDFC बैंक के कुछ शेयर्स थे जो इन्होंने बेचे थे, तो अदर वन टाइम इनको एक गेन मिला है 20 करोड़ का, जो इनके पैट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर उस कॉम्पोनेंट को अगर हटा दे और पूरे उस नंबर को एडजस्ट करें, तो अगर उसको निकाल भी दे तो इसका फिर भी प्रॉफिट आई थिंक अराउंड 200% से बढ़ेगा, जो करंटली 400% से बढ़ा है। तो स्टिल अगर हम लोग उसको निकाल दें तो स्टिल जो इनके नंबर्स में ग्रोथ है वो अच्छी है। तो फर्स्ट इज दैट पॉइंट कि नंबर्स में इनकी जो ग्रोथ है वो इनके बिजनेस में से आ रही है। द एडिशनल इंपैक्ट जो वन टाइम आएगा उसको निकाल दें, फिर भी इनके जो कोर बिजनेस है उसमें अच्छी ग्रोथ है। अब अगर हम थोड़ा बात करें कि जो बिजनेस अपडेट्स इन्होंने शेयर किए हैं, तो इनके लिए इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया था, अगर नंबर्स वाइज देखिए, जो डोमेस्टिक साइड का जो सेगमेंट है,
तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है करंटली इनके रेवेन्यू में अराउंड 90% के आसपास है, और जो एक्सपोर्ट साइड का जो रेवेन्यू है उसका कंट्रीब्यूशन अभी 9% पे पहुंचा है। तो 64 करोड़ का कुछ आई थिंक रेवेन्यू इस क्वार्टर में जो आया है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आया है। तो इसेंशियली यही जो सेम क्लाइंट्स है जिनका सपोज कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सेनको हो गया, या फिर और भी जो क्लाइंट्स है जो अदर रीजन्स में है, जैसे मिडल ईस्ट हो गया, यूएसए हो गया, ईमेआ रीजन्स हो गए, देन ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे रीजन्स में ये जो सेम कल्याण ज्वेलर अगर इनकी कुछ शॉप्स रिटेल आउटलेट्स है तो यहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम स्काई गोल्ड करती है। तो ये एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जैसे बढ़ेगा इनके लिए ऑब्वियसली बेनिफिट होगा कि इनके मार्जिन में भी एड कर सकता है। तो अगर इस क्वार्टर में इनके अगर इन्होंने एक और जो अनाउंसमेंट किया कि भाई इनको क्यूआईपी करना था, इन्होंने 270 करोड़ का क्यूआईपी किया है। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी कि एक तो इनको नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी किए हैं इस क्वार्टर में, 2 एक्विजिशन किए स्पेंडिंग अराउंड 50 करोड़, तो उसके लिए एंड देन थर्डली की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने के लिए इन्होंने 270 करोड़ का क्यूआईपी किया है। तो एक्विजिशन की बात करें तो इन्होंने 2 एक्विजिशन इस क्वार्टर में किए हैं। तो आई थिंक वन इज मंगलसूत्र, स्टार मंगलसूत्र, एंड देन अनदर इज स्पार्कलिंग चेन्स। तो इन दोनों कंपनीज की जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये एक्विजिशन करना इसलिए जरूरी था बिकॉज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे हैव, डिजाइन दैट दे हैव इज क्वाइट कॉम्प्लीमेंटरी टू व्हाट स्काई गोल्ड हैज। तो चेन्स वगैरह बनाने में, मंगलसूत्र बनाने में स्काई गोल्ड की इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी, बट नाउ विद दिस एक्विजिशन दे नाउ हैव दैट कैपेबिलिटी। तो ये अगर इनके अभी पूरा जो डिजाइन का पोर्टफोलियो देखे तो इसमें अब आई थिंक जो करंटली ये मंथली इफ आई रिकॉल करेक्टली आई थिंक 2000 के आसपास डिजाइन पर मंथ बनाते थे, तो विद दिस एक्विजिशन नाउ दे कैन मेक अराउंड 2200 डिजाइन पर मंथ। और इनकी जो कैपेसिटी वो भी एक्सपांड हो गई है। तो करंटली जो इनकी कैपेसिटी है वो आई थिंक 750 टन्स मेट्रिक टन्स पर मंथली कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी थी अब वो बढ़ के हो जाएगी, सॉरी 750 केजीज पर मंथ कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है अब वो बढ़ के हो जाएगी 1050 केजीज पर मंथ। तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन भी इनको मिला है एंड इनको एक एडिशनल कैपेबिलिटी मिली है। इनका जो टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, वो भी बढ़ा है क्योंकि एक एडिशनल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके कैटेगरी में ओवरऑल डिजाइन में ऐड हो गया है। तो विच इज पॉजिटिव, एक्विजिशन तो बहुत ही अच्छा किया। और इनका जो खुद का क्लाइंट बेस है जो इन सब्सिडीज को इन्होंने एक्वायर किया है, इनका जो अभी पूरा क्लाइंट बेस है ये इनके अब जो स्काई गोल्ड है उसके क्लाइंट पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली इसेंशियली ऐड हो गया, तो एडिशनली यहाँ से भी ग्रोथ आएगी। तो अगर इनके नंबर्स की टर्म्स में अगर इनका गाइडेंस देखिए अभी, तो इनके मैनेजमेंट ने जो FY25 के लिए गाइडेंस दिया है, तो रेवेन्यू के टर्म्स में इन्होंने बोला है कि हमारा जो रेवेन्यू है FY25 में वो आएगा 3300 करोड़। अगर इसको कंपेयर करें जो प्रीवियस फाइनेंशियल FY24 हुआ है तो आई थिंक इन्होंने 1750 करोड़ का कुछ रेवेन्यू किया था, तो ऑलमोस्ट डबल होगा इनका रेवेन्यू। एंड दे आर गोइंग टू मेंटेन जो करंटली एबिटा मार्जिन इस क्वार्टर में आए थे अराउंड बिटवीन 5 to 5.5%। तो इनका गाइडेंस है कि मार्जिन यहाँ पे रह सकते हैं एंड पैट मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं फ्रॉम करंट। आई थिंक इस क्वार्टर में अगर वो वन टाइम इनकम छोड़ दे तो इनके मार्जिन अराउंड 2.8-2.9% पे थे, तो इनको पैट मार्जिन को 3.3% के प्लस कैटेगरी में रखना है, तो ऐसा इनका टारगेट है। तो इस क्वार्टर ये फाइनेंशियल ईयर पे इन्होंने ये टारगेट दिया, और वो 3300 को अगर स्प्लिट करे तो 2700 खुद का आएगा एंड जो 600 है वो जो सब्सिडीज को एक्विजिशन किया है वहां से रेवेन्यू आने वाला है, ऐसा इनका कहना है। तो दोनों फ्रंट्स में जो एक्विजिशन किया है एंड जो खुद का है मतलब ओन कंट्रीब्यूशन है वो दैट इज गोइंग टू ग्रो वेल, ऐसा इनका कहना है। एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप बिकॉज जो कैपेसिटीज इनकी है लॉन्ग बिग कैपेसिटीज दैट दे हैव ऑलरेडी एंड एक्विजिशन जो इन्होंने किया है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज स्टिल एट अंडर 50% फॉर इट्स सेल्फ कैपेसिटी एंड जो सब्सिडीज है वो भी आई थिंक 33% के ब्रैकेट में यूटिलाइजेशन कर रही है। तो लार्ज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट रैंपिंग जैसे होगा, जैसे इनका ऑपरेटिंग इनको लेवरेज भी मिलेगा एंड देन इनको इसेंशियली वो हेल्प होगा कि इनके मार्जिन भी बढ़ सकते हैं। इसेंशियली अभी एडिशनली कुछ ये जो चीजें कर रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने क्या बोला कि हमारे लिए एक वर्किंग कैपिटल जो होता है, वर्किंग लोन जो होता है, ये काफी बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि आपको जैसे डिमांड आप एनविसाज करते हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ आएगी, तो आपको एक जो सैंपल्स है वो रेडी रखना है, देन आपको जो एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इनके खुद के भी कुछ ब्रांड्स हैं, देन ऑब्वियसली जो कस्टमर की डिमांड आएगी उस हिसाब से तो ये कुछ इनको एक्वायर करके इन्वेंटरी बिल्डअप करना पड़ता है। तो इनका वर्किंग कैपिटल का हमेशा से एक रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको सफाइज करने के लिए इनको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करनी पड़ती है। तो इस क्वार्टर में इसेंशियली इन्होंने जैसे बोला कि वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा बढ़ गया था, उसकी वजह से इनका ऑब्वियसली फिर फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट नाउ दैट इज गोइंग टू स्लोली कम डाउन। बट बिकॉज होगा क्या कि ये लोग अभी करंटली वो शॉर्ट टर्म को फ्रॉम बैंक्स लेते थे एज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग लोन, वर्किंग कैपिटल लोन लेते थे। नाउ द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक्स चार्ज फॉर वर्किंग कैपिटल लोन इज स्लाइटली हायर, बट नाउ दे आर स्काई गोल्ड इज गोइंग टू रिप्लेस दैट विद GML, मतलब गोल्ड मेटल लोन्स विच आर बिट चीपर। तो जो गोल्ड मेटल लोन्स होते हैं उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है आई थिंक 2.75 के आसपास होता है। तो जैसे ये लोन को ये रिप्लेस करेंगे विद गोल्ड मेटल लोन्स, तो इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट का जो बर्डन है वो कम होने वाला है, तो दैट इसेंशियली हेल्प इनके मार्जिन यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि करंटली जो गोल्ड मेटल लोन का इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है आई थिंक 25% पे ये करंटली पहुंचे। FY24 में तो वो 10% पे था, अभी 25 पे आया है। बाय द एंड ऑफ Q3 ये 60% पे जाएगा एंड बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 80% पे जाएगा। तो जैसे ये गोल्ड मेटल लोन का कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल लोन शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो बढ़ेगा, तो इनके इंटरेस्ट रेट का जो बर्डन है वो थोड़ा कम होगा। एडिशनली
जो ये कैपेसिटीज है ये ऑनबोर्ड होंगी, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, इनको लेवरेज मिलेगा, वहाँ से भी थोड़ा ऑपरेशनल इनको बेनिफिट्स मिलेगा, सिनर्जीज मिलेंगी, वो भी हेल्प करेगा। एंड देन इसेंशियली हुआ क्या है, क्योंकि इनके पास अभी नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आ गया है जो इसेंशियली अब ये डिजाइन करके अपने कस्टमर को एडिशनली एग्जिस्टिंग कस्टमर को पेनिट्रेट कर सकते हैं। मतलब जो सपोज कल्याण ज्वेलर जो पूरा अगर सपोज 1000 करोड़ का रेवेन्यू करता है, स्काई गोल्ड उसमें सिर्फ सपोज 100 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, तो ये भी 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है स्काई गोल्ड का, बट अभी तक बहुत सारा पेनिट्रेशन करना बाकी है। तो एज एंड व्हेन जी जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन पेनिट्रेशन बढ़ेगा इनटू एग्जिस्टिंग कस्टमर, इनको ग्रोथ आएगी एंड देन इसेंशियली इट विल हेल्प इन दी ओवरऑल ओवरऑल स्कीम ऑफ ग्रोथ फॉर देम। अब इनके लिए टेलविंड्स क्या है, अगर हम उस पर थोड़ा फोकस करें तो जैसे हम लोग ने बोला ये फेस्टिव सीजन एंड मैरिज वगैरह जो सीजन है वो उनको एडिशनली ग्रोथ देता है, बट जो इनके क्लाइंट्स है इसेंशियली वो भी तो ग्रो कर रहे हैं। मतलब इफ यू आर ट्रैकिंग सम ऑफ दिस कंपनीज लाइक कल्याण ज्वेलर्स हो गया या फिर सेंको गोल्ड हो गया, तो दे आर एक्सपांडिंग एट अ वेरी रैपिड पेस। मतलब ये कंपनी ओन स्टोर्स नहीं ओपन कर रही, ये ओपन कर रहे हैं कि जो फ्रेंचाइज ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है, मतलब इसको फोको मॉडल बोला जाता है, तो जिसमें कंपनी जो होती है उनको बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, जिसने फ्रेंचाइजी ली है वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस रूट से अगर आप ग्रो करेंगे तो कंपनीज कैन एक्सपांड एट अ रैपिड पेस। तो यही रूट अप्रोच एक्चुअली लिया है कल्याण ज्वेलर्स हो गया या फिर सेंको ने लिया है। तो इसेंशियली यहाँ से जितना एक्सपेंशन रैपिडली होगा स्काई गोल्ड के लिए बिजनेस बढ़ेगा। तो इसेंशियली ये काफी बड़ा टेलविंड है जो स्काई गोल्ड ने मेंशन किया, इनको यहाँ से ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा जो इन्होंने इनका जो खासियत है कि ये इसेंशियली टारगेट करते हैं जो जेन जी है, जो मे बी इज नॉट इनटू मच ऑफ very heavy kind of jewelry or which is into maybe lightweight jewelry or 1 gram jewelry, 18 कैरेट ज्वेलरी। तो ये जो स्मॉल टिकट आइटम्स है यहाँ पे स्काई गोल्ड थोड़ा फोकस करता है। इनका एक बहुत ही बड़ा डाइवर्स 9 लाख डिजाइन का एज आई सेड इनका एक पोर्टफोलियो है जो ये स्पेशलिटी इनका है भी खुद का। तो ये जैसे जैसे ये छोटा टिकट वाले 18 कैरेट जिसमें अभी एंटर करने वाले हैं, इसमें जैसे इनका ग्रोथ आएगा एडिशनली इनको बेनिफिट होने वाला है, जैसे इनके मैनेजमेंट ने बोला। अगर लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस इन्होंने दिया है फॉर आई थिंक FY27 उसकी बात करें तो इन्होंने बोला कि 6300 करोड़ प्लस का रेवेन्यू ये कर सकते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम FY25 टारगेट अगेन इन नेक्स्ट 2 years। तो इसेंशियली कंपनी इफ यू लुकिंग इन टर्म्स ऑफ द रन रेट एट विच इट इज ग्रोइंग, इट इज एबल टू वेरी इजीली से कि हर 2 साल में अपने रेवेन्यूज को ये डबल कर सकती है एंड कॉन्स्टेंटली कैन ऑल्सो इंप्रूव स्लाइटली एवरी ईयर इट्स मार्जिन एज वेल, बिकॉज जैसे रैंपअप होगा इनको एडिशनली इनको बेनिफिट उसका मिलेगा। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट तो चलो बहुत ही बढ़िया है बिकॉज द कैनवास फॉर ग्रोथ इज अगेन वेरी लार्ज एंड देन अभी तक इन्होंने टाइटन एज जो बहुत बड़ा क्लाइंट है उसको ऑनबोर्ड ही नहीं किया है। मतलब आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे नाम है जो रिटेल चेन चलाते हैं, PNG, सेंको, कल्याण, मलाबार, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है सब है, बट टाइटन अभी तक इनके क्लाइंट पोर्टफोलियो में नहीं है। तो अब इन्होंने जब CaratLane का एक्विजिशन किया और इस पर थोड़ा डिस्कशन भी हुआ कॉन में, तो एवरीवन वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू गेज कि अगर CaratLane को आपने एक्वायर किया है तो नाउ डज दैट ओपन doors for you to also onboard Titan as a client। तो मैनेजमेंट ने काफी क्लियरली बोला कि वी आर परसुइंग दैट, वी आर इन टॉक्स एंड वी आर इन डिस्कशंस। तो जैसे हम अच्छे से डिलीवरी कर पाएंगे फॉर एंड विल मीट द रिक्वायरमेंट फॉर CaratLane एंड एज वी गेन द ट्रस्ट we'll also onboard Titan as well। So currently they are in that discussion and we might just not know, right? I mean by Q3 Q4 they might announce they have onboarded Titan because Titan is a very big player in this space। अगर आप Titan को onboard करते हो तो आप you can very easily say कि you have again open a large growth opportunity for you। तो ये एक बात हो गई। अब इसके अलावा जो कुछ और डेवलपमेंट्स पे इन्होंने बात किया कि देयर इज अ ग्रोइंग सेगमेंट जो एक लैब ग्रोन डायमंड का एक स्पेस है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली जो बोला कि ये जो इन्होंने अभी कैपेसिटीज करंटली इनके पास अवेलेबल है जो अभी तक अनयूटिलाइज है, इसमें अब ये थोड़ा कुछ अब तक तो इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, बट इन्होंने बोला कि वी आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द रिसर्च कि भाई डिमांड कैसा है लैब ग्रोन डायमंड्स वर्सेस नेचुरल डायमंड्स। तो अगर लैब ग्रोन डायमंड्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, यहाँ पे डिमांड अच्छा आता है, तो दे आर गोइंग टू ऑल्सो केटर टू दैट नीड। अगर इनको उस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं तो दे आर इसेंशियली गोइंग टू सेटअप मशीन और जो भी उनका प्रोसेस लगेगा उसके लिए रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो सेटअप करने वाले हैं। दे आर इसेंशियली गोइंग टू गेट इनटू दिस स्पेस एज वेल जो लैब ग्रोन डायमंड है। और इन्होंने एडिशनली जो अपने खुद के लिए टारगेट्स रखे हैं, तो इनको 18 कैरेट के गोल्ड ज्वेलरी में थोड़ा रैंप अप करना है। देन जो व्हाइट गोल्ड हो गया, रोज गोल्ड हो गया और प्लैटिनम हो गया है, तो ये सारे कैटेगरीज में इनका प्रेजेंस अभी थोड़ा छोटा है, तो ये एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन करके इन सेगमेंट्स में भी रैंप अप करने वाले हैं, तो विच अगेन इज गोइंग टू ड्राइव ग्रोथ फॉर देम। अगर आप एक्सपोर्ट साइड पे देखिए जहाँ पे इन्होंने कुछ लोगों को भी हायर किया है टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट, जैसे मलेशिया हो गया या फिर मिडल ईस्ट के रीजन्स हो गए, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली वो अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड दे हैव डिप्लॉयड पीपल, तो यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ आएगी, ग्रोथ विजिबिलिटी आएगी ऐसा इनका कहना है इन दी कमिंग क्वार्टर्स। तो ऑल आई मीन एवरीथिंग लुक्स गुड फॉर द कंपनी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एवरीथिंग इज गुड। अब मुझे जो अच्छी बात लगी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दैट काइंड ऑफ नंबर्स, द नंबर का जो क्वालिटी है डिटेल के साथ इन्होंने जो किसी भी पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन दिया है विच वाज समथिंग आई ऑनेस्टली लाइक अ लॉट।
अगर थोड़ा अगर कुछ नेगेटिव की अगर बात करना ही है, इफ यू हैव टू रियली स्पीक, तो इस क्वार्टर में एसेंशियली क्या हुआ कि जैसे सी एनी ग्रोथ कंपनी इफ यू लुक एट, जो एक बहुत ही हाई पेस से ग्रो हो रही ना, इसके साथ ही थोड़ा सा आपको हमेशा दिखेगा कि उसका जो कैश फ्लोज है वो मे बी इतने अच्छे नहीं दिखेंगे, कैश फ्लोज नेगेटिव होंगे, इन्वेंटरी बिल्डअप होगा, बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जो भी कंपनी हाई डिमांड से हाई पेस से ग्रो कर रही है, उसको उस डिमांड को केटर करने के लिए इन्वेंट्री बिल्डअप करना पड़ेगा। और जैसे आप इन्वेंट्री बिल्डअप करेंगे, उसके लिए लगने वाला शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ सकता है, आपका लोन बढ़ेगा, बोरोइंग बढ़ेंगी, आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं। तो ये सारा इज पार्ट एंड पार्सल, बट जैसे जैसे बिजनेस मैच्योर होगा, ग्रो होगा, ये चीजें स्टेबल होती है। तो currently those numbers look a bit of not that good. I mean in terms of the trade risk, इनके अगर इन्वेंट्री को देखें, कैश फ्लोज को देखें तो थोड़ा नेगेटिव है, बट विल ट्रैक वेरी क्लोजली ये कैसे आगे चल के पैन आउट होते हैं, एंड विल ट्राई टू एनालाइज कि अगर इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं आगे। तो यही थोड़ा सा नेगेटिव था, बट आई थिंक दैट इज स्टिल फाइन, इट्स नॉट अ बिग। अब इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में इस क्वार्टर में बोला कि दे आर इन दी प्रोसेस, इन्होंने आई थिंक अपना ऐप लॉन्च किया है। तो इसेंशियली दे आर गोइंग टू केटर की जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट इफ ही वांट्स टू डू अ परचेस ऑनलाइन, तो ये इनका एक ऐप इन्होंने डेवलप किया है। तो पूरा जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जितने भी इनके डिजाइन है, ये ऐप पे अवेलेबल करवाने वाले हैं। क्लाइंट्स कैन गो थ्रू देयर एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एंड देन ऑब्वियसली जो इनके रिटेल चेन्स के पार्टनर्स के थ्रू, देन अगेन दे कैन फिजिकली चेक एंड एग्जामाइन एंड देन मे बी बाय एज वेल, राइट। तो ये सिर्फ इनके क्लाइंट्स को हेल्प नहीं करेगा, बट देन अगेन जो इनके इंटरनल ऑपरेशन है उसमें भी ऐप हेल्प करने वाला है। कैसे? तो जैसे अगर किसी क्लाइंट के पास किसी स्पेसिफिक डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स आती है, तो थ्रू ऑल दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट दे आर करंटली बिल्डिंग इन हाउस, तो ये जो पूरा ट्रैकिंग का, ऑर्डर ट्रैकिंग का, देन इन्वेंट्री का, ये सारा पूरा जो ट्रैकिंग है थ्रू दिस एप्लीकेशन बैकएंड डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, उसमें हेल्प होने वाला है। तो इसेंशियली इट विल हेल्प अगेन इंप्रूव एफिशिएंसीज एंड ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगा। तो इन सारे पॉइंट्स पे भी दे आर क्वाइट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन एज वेल। तो चलो सब ठीक था, नंबर्स वर गुड, इनका जो ग्रोथ के लिए प्लान्स है दे आर ऑल्सो गुड, एंड आई मीन दे आर गोइंग एट अ रियली गुड पेस। एक और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, आई मीन बिफोर आई फॉरगेट, तो इन एक क्वेश्चन पूछा गया था इन दी कॉन कॉल कि यू हैव सच अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यू हैव एक्सपर्टीज नाउ, यू आर इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, आपके पास 9 लाख से ज़्यादा डिजाइन है, तो व्हाई डोंट यू हैव एनी प्लान्स टू मे बी सेट अप रिटेल चेन, राइट। तो इन्होंने करंटली तो उसको ना बोला है, बिकॉज ऑब्वियसली देर इज अ लॉन्ग पार्टनरशिप दैट यू हैव बिल्ड विद ऑल दोज रिटेल प्लेयर्स, एंड I think they might also have some agreements, right? I mean, as long as you're supplying us, you might not even have that. You can't set up maybe some retail chain. So we don't know, but I'm just thinking aloud here. तो बट करंटली दे डोंट हैव एनी सच प्लान्स। इनके ब्रांड्स है, मतलब ये खुद के भी इनके ब्रांड्स है थ्रू विच दे सेल ज्वेलरी। जैसे मैंने बोला 70% तो कॉर्पोरेट से आता है, बट 30% तो इनके खुद के ब्रांड्स है। तो रिटेल चेन तो ये एस्टैब्लिश करने वाले नहीं है करंटली, इन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला ये अपनी कैपेसिटीज को रैंप अप करेंगे, B2B साइड में करंटली रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। Now why this is interesting is because जैसे आप रिटेल साइड में जाते हो, द चांसेस फॉर यू टू कमांड हायर मार्जिन्स इंप्रूव। तो इसेंशियली इस डायरेक्शन से ये क्वेश्चन आया था कि आपका कोई पर्सपेक्टिव है क्या कि भाई रिटेल साइड में हमको जाना है, फ्रॉम B2B to B2C, इफ यू हैव प्लान टू गो, बट करंटली दे वेरी क्लियरली सेड वी डोंट हैव एनी प्लान्स। तो चलो यहीं तक रखते हैं, अच्छे खासे नंबर्स है, हम इनको कंपनी को ट्रैक करेंगे। थोड़ा अलग सा मॉडल है कंपेयर टू जो B2C बिजनेस होता है, एंड ऑब्वियसली जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, स्मॉल बेस 7,000 करोड़, ग्रोइंग ऑन मल्टीपल लीवर्स, नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट जोग्राफीज में जा रहे हैं, नए क्लाइंट्स को ऐड कर रहे हैं, एक्जिस्टिंग क्लाइंट को पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो मल्टीपल लीवर दैट आर ग्रोइंग। आई मीन जो सारे पॉइंट्स में हम लोग ने जो प्रीवियस वीडियो में बात किया था, अगेन दिस कंपनी फिट्स इनटू एंड टिक्स ऑल काइंड ऑफ बॉक्सेस फॉर मी। सो आई थॉट लेट्स कीप दिस ऑन ट्रैक, एंड इफ यू लाइक लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कंपनी। ओके, थैंक यू सो मच।